अच्छा, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? प्लूरल इफ्यूजन यानी कि प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाए, ठीक है। ये आपकी लंग्स हैं और ये आपकी प्लूरल, ये विसरल मेम्ब्रेन हो गई लंग्स के ऊपर, और ये वाली कौन सी होगी? पैराइटल मेम्ब्रेन हो गई। पोटेंशियली तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती और ये एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड होता है इसमें और सिर्फ स्लाइड के लिए होता है। तो अगर इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाए तो इसको हम कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन, सही है। तो ये हो गया प्लूरल इफ्यूजन। अब इसमें जो आपके पास फ्लूइड भरता है वो दो किस्म का हो सकता है, या तो वो ट्रांसुडेट हो सकता है, ट्रांसुडेट, या एक्सुडेट हो सकता है। एक्सुडेट में ये होता है कि सबको जीना वेसल ये आपकी है, ठीक है, ये परमेबल हो गई है, गैप जंक्शंस खुल गए हैं और इसमें से ना सब कुछ ही लीक आउट हो गया, सब कुछ ही एक्सुडेट निकल आया बाहर, यानी प्रोटीन्स भी निकल आए इसमें। तो इसमें ना एक्सुडेट में प्रोटीन कंटेंट हाई होता है। जो ट्रांसुडेट होता है ना, उसमें ये होता है कि जो ब्लड वेसल है आपकी, उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, या फिर ऑनकोटिक प्रोटीन का प्रेशर कम हो जाता है, या फिर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि पानी लीक आउट कर जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन कंटेंट ना कम होता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में, सही है। तो ये फ्लूइड कौन सा हो सकता है? ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। तो इसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन या फिर हाइड्रोथोरेक्स। अगर इसी एक्सुडेट में हमारे पास पस आ गई, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म से, जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया, ठीक है, और इसमें पस आ गई, तो उसको हम कहेंगे पायोथोरेक्स या फिर इम्पाइमा, ठीक है। दैट्स अनदर थिंग। पहले हम सिर्फ सिंपल हाइड्रोथोरेक्स पढ़ेंगे। अच्छा, प्लूरल इफ्यूजन। अब मेडिसिन में आपको यही देखना होता है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स क्या होंगे इसमें प्लूरल इफ्यूजन में? तो अचानक से प्लूरल इफ्यूजन होती है तो उसमें सडन पेन होता है आपको, शार्प सा, ठीक है, प्लूरिटिक पेन कहते हैं। तो प्लूरिटिक पेन होता है बहुत ज़्यादा, और डिस्निया होता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, ठीक है। ये दो चीज़ें होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। प्लूरल इफ्यूजन से बनने से पहले भी आपको साइंस आ सकते हैं, जो आपको ना इंस्पिरेशन पे पेन होता है और कफिंग पे पेन होता है, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे को निमोनिया है तो उसके बाद उसको प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, तो जब प्लूरल इफ्यूजन होने वाला होता है ना, तो उस वक्त आपको प्लूरिसी के साइंस आते हैं। उसमें आपके पास प्लूरल रब होता है, ठीक है। उसके अलावा जब वो खांसता है या सांस अंदर लेता है तो उस वक्त उसको दर्द होता है, ठीक है। तो ये उससे पहले वाले साइंस आ गए। बाकी जो सिम्टम्स जो इसके हैं यही हैं, प्लूरल इफ्यूजन के प्लूरिटिक पेन होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। उसके अलावा हम जल्दी से आ जाते हैं एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन में आपने ये रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में सबसे पहले जीपी कर लेनी है, और उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ द चेस्ट, पैल्पेशन, परकशन एंड देन ऑस्कल्टेशन होती है। ये 4 स्टेप्स। इंस्पेक्शन में आप देखोगे तो आपको डिस्निया में पेशेंट नज़र आएगा, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा, उसके अलावा उसका रिस्पिरेटरी रेट हाई होगा, ठीक है, टेकिपनिया होगा उसे, डिस्निया एंड टेकिपनिया। उसके बाद पैल्पेशन करोगे तो जहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन होगी ना, वो साइड ऑफ द चेस्ट जो है वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। उधर फ्लूइड भर गया है इस चेस्ट में, तो ये मूव इतना ज़्यादा नहीं करेगी। बाकी वाली जो साइड है वो सही तरह यूं करके मूव करेगी, ये वाली इसी तरह रहेगी। तो चेस्ट मूवमेंट्स डिक्रीज़ हो जाएंगी, वहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन भी नहीं होगी इतनी, ठीक है। बाकी अगर आप ट्रकिया को पैल्पेट करें तो ट्रकिया डेविएट हो सकता है टू द अदर साइड, ठीक है। ऑब्वियसली जहाँ पे प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा वो उसको पुश करके मीडियास्टाइनम को अदर साइड पे डेविएट कर देगा, ठीक है। और एपिक्स भी डेविएट हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर समझे ये लंग्स हैं आपके और इधर लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो गई है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट है, तो प्लूरल इफ्यूजन इतनी हो कि ना ये इसको यहाँ पे पुश करेगा और एपिक्स जो आपकी मज़ीद इस साइड पे हो जाएगी, मज़ीद राइट साइड पे हो जाएगी, ठीक है, सॉरी मज़ीद लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे मज़ीद हो जाएगी एपिक्स बीट। तो वो भी आपके पास एपिक्स बीट भी डेविएटेड आ सकती है। और उसके अलावा वोकल फर्माइटस, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ वोकल रेजोनेंस के साथ। और परकशन पे आपको क्या नज़र आएगा? परकस करोगे तो परकशन फिंगर के नीचे अगर फ्लूइड होगा या सॉलिड होगा तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, परकशन डल हो जाती है, तो ये भी यहाँ पे डल हो जाएगा। अगर एयर होगी परकसिंग फिंगर के नीचे तो जाहिर है वो आपको रेजोनेंट, हाइपर रेजोनेंट सुनाई देनी चाहिए, लेकिन ये फ्लूइड आ गया तो डल सुनाई देगी परकशन।
अब ऑस्कल्टेशन पे ब्रेथ साउंड्स आप सुनेंगे, पेशेंट को कहेंगे गहरी गहरी सांस ले, ठीक है। तो वो जब लेगा सांस तो जाहिर है जो अंदर वाला लंग होगा उसके अंदर एल्वेलाई के अंदर एयर नहीं आ पाएगी, बाहर से इतना फ्लूइड भर चुका है कि उसने बिल्कुल ना यूँ बंद कर दिया है लंग को, तो अंदर उसके एयर नहीं आ सकेगी। तो हम कहेंगे कि ब्रेथ साउंड्स जो हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हम उससे करवाएंगे तो ब्रेथ साउंड्स हमारे पास एब्सेंट आएंगी या फिर रिड्यूस्ड आएंगी, सही है। और वोकल रेजोनेंस क्या चीज़ होती है? वोकल रेजोनेंस वो चीज़ होती है कि आप पेशेंट को कहते हो बोले, कोई साउंड प्रोड्यूस करे, 111 कहे या कुछ भी कहे, तो आप उस साउंड के अकॉर्डिंगली ये देखते हो कि लंग के अंदर, समझे, ये तो हमने कहा कि एयर चेक करें ना, एयर अंदर जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। ये एयर ब्रेथ साउंड्स के लिए, ब्रेथ अंदर जा रही है या नहीं, ठीक है। ही इज़ ब्रीदिंग एंड ब्रेथ अंदर जा रही है नहीं, एयर अंदर जा रही है नहीं। अब वोकल रेजोनेंस में क्या होता है कि इसमें आप साउंड प्रोड्यूस कराते हो, ये है एल्वेलाई, इसमें आपने साउंड पेशेंट को कहा 111 बोले, तो साउंड अब अंदर इसमें जाएगा या नहीं, मतलब कि अगर तो यहाँ पे हवा हुई तो ऑब्वियसली साउंड जाएगा और आपको सुनाई देगा, लेकिन साउंड, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स इन एयर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लूइड आ गया है या फिर फ्लूइड आ गया है तो उसमें आपको ज़्यादा ऊंचा साउंड सुनाई देता है, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स इन फ्लूइड फास्टर देन दी एयर, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा वोकल रेजोनेंस ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा है कि प्लूरल इफ्यूजन में बाहर से फ्लूइड आता है, और बाहर से फ्लूइड इस तरह आता है कि ये समझो उसने इस तरह करके ना बंद कर दिया है एक किस्म से एल्वेलाई को, ठीक है। नॉट एक्चुअली कोलैप्स, लेकिन मैं ऐसे कॉन्सेप्ट से समझती हूँ कि समझो बाहर से फ्लूइड ने आके दबा दिया एल्वेलाई को, अब यहाँ पे ना एज सच साउंड्स ट्रैवल नहीं कर रहे, ठीक है, साउंड्स ट्रैवल नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे कि वोकल रेजोनेंस भी डिक्रीज होगी या फिर एब्सेंट होगी, ठीक है। ये आ जाती है प्लूरल इफ्यूजन में। प्लूरल इफ्यूजन की सिम्टम्स भी हो गए हमारे, प्लूरिटिक पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। अब उसके बाद हमने जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास होगा एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे आप, ठीक है, पीए व्यू कराएंगे चेस्ट एक्सरे में, तो उसमें क्या नज़र आएगा आपको, ऐसे फ्लूइड नज़र आएगा। ये है, आपने पीए व्यू करा दिया पेशेंट को खड़ा करके, पोस्टरो एंटीरियर व्यू, तो यहाँ पे आपके पास ना ये प्लूरल इफ्यूजन नज़र आ रही है, ठीक है, वाइट कलर की। उसके अलावा आप एक तो पीए व्यू करा सकते हैं इसका, दूसरा आपने क्या कराना होता है, डी क्यूबिटस। डी क्यूबिटस में ना आप पेशेंट को ना ऐसे लेटा देते हो साइड से, और फिर आप ना उसका एक्सरे कराते हो इस तरह करके, समझो पेशेंट को आपने ऐसा करवट पे लेटा दिया और फिर आप इसका करते हो। अब करवट पे लेटाने से क्या होता है कि फ्लूइड अगर प्लूरल इफ्यूजन का मूव कर रहा है तो वो आके इस तरह करके लेयर बना देगा, इस तरह करके मूव करके यहाँ पे आ जाएगा फ्लूइड। तो एक्सरे में आपको इस तरह नज़र आएगा कि अगर ये चीज़ है ना तो ये जो फ्लूइड है ये मूव करके इधर आ जाएगा, यूं करके नज़र आएगा आपको ये वाइटिश सा एरिया, ठीक है, डी क्यूबिटस पोजीशन में, ठीक है, इससे पता चल जाएगा मूवेबल है। तो ये दोनों एक्सरेज करा सकते। खैर एक्सरे से पता चल गया प्लूरल इफ्यूजन है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि टैप करना होता है, प्लूरल टैप। थोरैकोसेंटीसिस करते हो, यूएस गाइडेड थोरैकोसेंटीसिस करते हो, ये ज़्यादा प्रेफरेबल होती है कि ताकि आप अंदर लंग को ना पंक्चर कर दो और जब आप प्लूरल कैविटी में पहुंचो तो वहाँ पे आप प्लूरल टैप ले लो, ठीक है। यूएस गाइडेड का ये फ़ायदा होता है। ये आपने प्लूरल टैप ले लिया, अब प्लूरल फ्लूइड आपके पास आ गया है। अब उस प्लूरल फ्लूइड मतलब कि जो एक्यूमुलेशन हुई है, प्लूरल इफ्यूजन आपके पास आ गई। अब इस इफ्यूजन की आपने क्या करनी है, एनालिसिस करनी है, ठीक है। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, लेट्स सी। इफ्यूजन के एनालिसिस में आपने ये देख लेना है कि क्लियर है फ्लूइड या फिर उसमें पस है या फिर उसमें ब्लड है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अगर क्लियर फ्लूइड है तो यानी कि उसमें होगा ट्रांसुडेट या फिर एक्सुडेट, उसकी आपने एनालिसिस करवाने के लिए भेज देना है कि उसमें आपने जो क्राइटेरिया होता है ये देखना होता है कि आपने इसमें देखना होता है प्रोटीन लेवल आप इस फ्यूजन का भी लेते हो और साथ में ब्लड का भी लेते हो और इन दोनों का रेशो निकाल के आप चेक करते हो, ठीक है। तो वो अगर 0.5 से कम हो तो इसका मतलब ट्रांसुडेट है, अगर 0.5 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब एक्सुडेट है। तो ये आपको पता है ना कि एक्सुडेट जो होता है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो ये हो गया। उसके अलावा आप LDH देखते हो, LDH का भी रेशो निकालते हो, ठीक है। इफ्यूजन
प्रोटीन रेशो सीरम प्रोटीन, ठीक है। इसमें भी सीरम, इसमें भी इफ्यूजन LDH रेशो सीरम LDH हो गया, सही है। इसका भी आपने रेशो निकाल दिया, तो इसमें अगर आपके पास 0.6 से कम आया तो इसका मतलब ट्रांसुडेट, 0.6 से ज़्यादा आया तो एक्सुडेट। अगेन अगर सिर्फ आप LDH इफ्यूजन का लोगे तो उसमें अगर LDH लेस देन 200 है तो ट्रांसुडेट होगा, मोर देन 200 है तो वो एक्सुडेट होगा। तो इस तरह आपको पता चलता है कि ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है, ठीक है। फिर इसके कॉजेज़ अलग आपको पता होती हैं। मैंने आपको बताया था ट्रांसुडेट की कॉजेज़ में आपके पास या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, वो कॉजेज़ होंगी, जैसे किस में होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और ऑनकोटिक प्रेशर या कम हो जाए, वो किस में होता है, किडनी फेलियर या लिवर फेलियर में। तो ये कॉजेज़ हैं किसकी, ट्रांसुडेट बनाने की, जिसमें सिर्फ वाटर लीक होता है, मतलब प्रोटीन कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है। और एक्सुडेट कौन सा होता है, एक्सुडेट उसमें ये होता है कि आपकी वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, वेसल्स में ना गैप जंक्शंस बन जाते हैं, वेसल परमेबिलिटी बढ़ जाती है और उसमें प्रोटीन भी लीक आउट, हर चीज़ निकल आती है। तो उसको हम कहते हैं कि वो किस में होगा, वेसल की कंडीशंस में होगा। वेसल की इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गई, उसमें नमूनिया, TB, ठीक है। नमूनिया हुआ लंग में तो वो इधर प्लूरा में मतलब उसने वहाँ पे मतलब ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, लंग एब्सेस हो गई, नमूनिया हो गया, TB हो गया। उसके अलावा कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, उसमें वेस्कुलर डिजीज़ जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस या SLE, ठीक है। तो और लेकिन एक चीज़ होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो ना दोनों कराती है, ट्रांसुडेट भी कराती है, एक्सुडेट भी कराती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये इन तीनों का फेलियर की वजह से ट्रांसुडेट हो गया, और बाकी एक्सुडेट वेसल की डिजीज़ की वजह से या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से, नमूनिया, इन्फेक्शन, एनीथिंग पोस्ट सर्जरी आपने इन्फेक्शन डाल दिया, ट्रॉमा की वजह से इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हुआ, या फिर कैंसर्स की वजह से। अब कैंसर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो या तो आपके लंग्स के होंगे कैंसर्स, ठीक है, लंग के होंगे, या बीच में मीडियास्टाइनम के लिम्फ नोड्स पे होंगे, या फिर लंग पे होंगे, या फिर आपके प्लूरा के कैंसर होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में आपके पास एक्सुडेट आएगा। फ्यूजन की एनालिसिस की है आपने, उसमें आपने पहले तो क्लियर पस या ब्लड देख लिया। पस यानी एम्पाइमा, ब्लड यानी हीमोथोरैक्स। क्लियर है तो ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। अब फर्दर और क्या चीज़ें देखोगे आप इसमें, ठीक है। मतलब कि आपने फ्लूइड देख लिया, उसमें प्रोटीन्स वगैरह ये वाले टेस्ट करा दिए। अब आपने क्या देखना है इसमें, इन्फ्लेमेटरी सेल्स देख लो, ठीक है। अगर लिम्फोसाइट्स होंगे बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब बहुत हाईली सस्पेशन है किसका, TB का है, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होंगे तो ये TB का होगा। और अगर आप कैंसर भी सस्पेक्ट कर रहे हो तो आपने इसको साइटोलॉजी के लिए भी भेज देना होता है, साइटोलॉजी के लिए इस प्लूरल टैब को भेज देना होता है। अच्छा, TB के अंदर एक तो आपने प्लूरल इफ्यूजन में ये लिम्फोसाइट्स देख लिया ना, उसके अलावा आप TB के ऑब्वियसली टेस्ट कराओगे, स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट, और इसमें इफ्यूजन में और क्या, ग्राम स्टेनिंग करा दो, ठीक है। सॉरी, ग्राम स्टेनिंग नहीं होती इसमें, वो जो होती है ZN स्टेनिंग, ठीक है, वो करा दो, स्टेनिंग करा दो, कल्चर करा दो, उसमें भी पॉजिटिव आएगा आपके पास। और एक और है एडिनोसिन डीअमाइनेज, वो भी इसमें रेस्ड आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके लिए, TB के लिए, सब TB को सपोर्ट करेंगी, ठीक है, कि इस बंदे को TB इन्फेक्शन है। लेकिन जो डेफिनेटिव जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है ना, वो है प्लूरल बायोप्सी, वो इसको कंफर्म करेगा। प्लूरल बायोप्सी लेंगे हम और उसमें अगर आ गया तो मतलब कि डेफिनेटली TB है, ठीक है। ये हो गई सारे टेस्ट्स। और जो कैंसर की वजह से प्लूरल इफ्यूजन होता है उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट इफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, ब्लड आने हीमोथोरैक्स में आपके पास क्या रीज़न हो सकती है, एक तो कैंसर मैलिग्नेंट इफ्यूजन में होता है, मेसोथेलियोमा में, उसके अलावा ट्रॉमा में, ठीक है।